गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, यही उम्मीद करते हैं। सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट दिया है, उम्मीद से अच्छा दिया है। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, बिना देखे, बिना किसी हेल्प के अगर ये टेस्ट दिया है तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, आप एक बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं। तो बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एकाडमी में। मेरा नाम है मनीष कुमार। आज के लेक्चर में आपको जो टेस्ट हुआ है हमारा, ये जो टेस्ट था हमारा क्लास 12th का, उसका आज हम सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, ये क्लास 12th का जो हमारा मई 2020 का मंथली टेस्ट था, उसका सॉल्यूशन कराएंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व कराएंगे जो आपने किए हैं, नहीं किए हैं, या फिर छोड़ दिए हैं, जो भी है वो सब सोल्व कराएंगे। लेकिन सोल्व कराने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी 1 मिनट की मैं बात करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स भी हम कर लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी हो गई, लेकिन जो जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ऑर्गेनिक पे आएंगे या इनऑर्गेनिक पे आएंगे, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ पे अगर इस तरह से पढ़ने की बजाय लाइव हमारा कुछ इंटरेक्शन हो, कि मैं पढ़ाऊँ साथ के साथ आप लोग डाउट्स पूछो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब उसके लिए समस्या क्या है कि हम जूम ऐप से शुरू करने की सोच रहे थे, लेकिन जूम ऐप पे आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी दिक्कत आ गई, अभी वो कंट्रोवर्सी में है और शायद ही नहीं हो पाएगा। अदर ऐप्स भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है लाइव इंटरेक्शन का, लाइव क्लासेस का, वो यूट्यूब है आज के हमारे माहौल के हिसाब से। क्योंकि एक तो डेटा की प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी पिक्सल पे सेट करके कहीं भी देख सकते हो, इतने नेटवर्क हर जगह आते हैं कि यूट्यूब का एक्सेस हो। लेकिन अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि 1000 सब्सक्राइबर से पहले ये हमें मोबाइल फ़ोन से लाइव आने के लिए एलिजिबल नहीं मानती है। मतलब अगर किसी को लाइव जाना है अपने व्यूअर्स के साथ, तो 1000 सब्सक्राइबर मस्ट है। तो ऑलरेडी 600 प्लस सब्सक्राइबर हमारे पास आ चुके हैं, 400 के आसपास चाहिए। आप लोग 25, 30, 35 लोगों की क्लास है जो भी देखते हैं। देखो 12th के बच्चे काफ़ी बड़े बच्चे होते हैं, इनकी कंपनी अच्छी होती है, दोस्त होते हैं, यार दोस्त होते हैं, सभी फ़ोन यूज़ करते हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है, आप लोगों की भलाई के लिए, हमें भी अच्छा लगेगा अगर हम ऐसे पढ़ाएँगे तो, कि सभी बच्चे एटलीस्ट 5-5 सब्सक्राइबर अपने सभी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है। अपने भाई-बहन, रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, जो भी है, जो भी फ़ोन आपके हाथ लगे, आपको वहाँ इंसेप्शन एक आरंभ सर्च करना है और उसको बस सब्सक्राइब करना है। ना उसका कुछ जाएगा, ना आपका कुछ जाएगा, ना मुझे कुछ मिलेगा। बस होगा क्या कि अब उसके बाद हम जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, हम और आप लाइव इंटरैक्ट करना शुरू कर देंगे। और मेरी यही कोशिश है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह ये बहुत जल्दी पॉसिबल हो। तो आप लोगों की ड्यूटी है, मैं हर लेक्चर में जब तक ये नहीं हो जाता, आप लोगों को ये 1 मिनट वेस्ट में ऐसे बताऊँगा। आप लोग स्किप भी कर सकते हो इसको, और आप लोग देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, या फिर इसको फ़ॉलो करके जल्दी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो अपनी ड्यूटी पूरी करो। 5 टू 10 सब्सक्राइबर ईच स्टूडेंट मस्ट डू। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम सोल्व कराएंगे आपका टेस्ट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। उसका जो पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों, उसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। एग्जांपल आप सब लिख सकते हो, इसमें कुछ बताया कि नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रो, मैं की पॉइंट्स याद कराऊंगा बस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लास्ट में क्या है, केमिकल, तो क्या हो रहा है, केमिकल, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है भाई। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक, तो जो बच गई उसमें उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो ये था, इसमें एग्जांपल आप डेनियल सेल, वोल्टिक सेल जो हमने पढ़े हैं वो सारे आराम से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा देखो 2-3 नंबर का क्वेश्चन था, एक एक नंबर, आधा आधा नंबर एग्जांपल का था, एक एक नंबर की डेफिनेशन। ये सिंपल ये लिखना था, कोई डाउट वाली बात नहीं है। डिफाइन द टर्म्स रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, डिड्यूस अ रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आल्सो। देखो रेजिस्टेंस क्या था, डिनोट करते हैं आर से। रेजिस्टेंस था करंट को जो हिंडर करे, करंट को फ्लो करने से रोके, वही तो रेजिस्टेंस है। हमने जो हमने डेरिवेशन पढ़ा था रेजिस्टेंस का, उसके बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए आया था, और उसके बाद आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये आया था हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हो गया भाई।
उसके बाद पूछा है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस उसको बोलते हैं कप्पा। ये पूछा है डिफाइन द टर्म रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कप्पा को डिफाइन कर सकते हो भाई। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप ऐसे डिफाइन करो, एक तो रेजिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी, कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। वैसे डिफाइन करना हो तो ये क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर हाइट का ये इलेक्ट्रोड है, 1 सेंटीमीटर हाइट का ये इलेक्ट्रोड है, 1 सेंटीमीटर इसका डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब ये एक हमारा पिलर बन गया, एक बॉक्स बन गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भर दो, भर दिया। अब इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के जो इतने एरिया में है, वॉल्यूम बन गया ना, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस आएगा उसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलेंगे, कप्पा। या फिर कंडक्टेंस ऑफ 1 सीसी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसने भी उसमें आ जाएगा, उसका जो कंडक्टेंस आएगा उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी बोलते हैं। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आल्सो। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का हमने बताना है रिलेशन। तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है, आर, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो। तो हो गया, इसमें तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का तो आपका हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन कोलरोच लॉ। कोलरोच लॉ की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से, हमारे पास लेक्चर है वहां देख सकते हो। कोलरोच लॉ बेसिकली डील करता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो उसने कहा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो CH3COH है, CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटता है CH3CO नेगेटिव और OH नेगेटिव में, और H पॉजिटिव, सॉरी, इसमें टूटता है। या फिर हमारे पास मान लो NaCl है, ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इक्विलिब्रियम की बजाय बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। ये वीक होता है तो ये फर्दर CH3COH बनता रहता है। ये 10% होता है, ये अराउंड 90% होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसने कहा कोलरोच ने कि एट इंडिपेंडेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जब हम उसमें इतना ज्यादा डाइल्यूशन कर देंगे कि ये जो आयंस हैं ये बहुत दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, तो जो हमारे उसकी कंडक्टिविटी होगी, जो कंडक्टिविटी होगी वो इन दोनों की इंडिविजुअल आयंस की वजह से होगी, ना कि कंबाइंड के इफेक्ट से, कि ये जितनी देगा वो और ये इतनी देगा वो, इन दोनों का सम करेंगे उसके कारण वो कंडक्टिविटी शो होगी उस सॉल्यूशन की। भाई कोलरोच लॉ ने यही तो कहा। देखो एग्जैक्ट अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन में आपको बताता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट जो उसकी स्टेटमेंट है कोलरोच लॉ, ये रहा। इसने कहा था at infinite dilution where dissociation of all electrolytes is complete and all interionic effects disappear। complete dissociation हो जाएगा और सारा इंटरआयनिक जो उनका अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो खत्म हो जाएगा, कि ये यहाँ है ये यहाँ, अब इनको आपस में कोई लेना देना नहीं है। each ion migrates independently of its coion and contribute to the total molar conductivities of an electrolyte। कि ये अलग जाएगा ये अलग जाएगा, आपस का इंटरेक्शन खत्म। अब जब ये दोनों मिलके अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी टोटल, वो इन दोनों के अलग अलग सम के बराबर होगी। और उसने बोला था, ये दिया था कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट एनायन, कि दोनों की अलग अलग किस्म के बराबर होगी मोलर कंडक्टिविटी जो भी होगी हमारी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के केस में। चलो हो जाएगा कोलरोच लॉ। मेरे ख्याल में कोलरोच लॉ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सेल कांस्टेंट। भाई जो ये वाली टर्म है L/A, इसको सेल कांस्टेंट बताया गया था, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन ए सेल, कर दोगे रेजिस्टेंस के उसमें। इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, अच्छा हमारा फेराडेज लॉ रह गई। देखो फेराडे ने क्या किया, एक तरह से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, कि क्वांटिटेटिवली हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो पहला लॉ था जो उसका फर्स्ट लॉ, उसमें उसने कहा W इज इक्वल टू IT। W इज इक्वल टू IT, क्या बोला, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर उसने कहा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या
क्या होता है, चार्ज क्या होता है, करंट कितनी देर दौड़ा उसको कहेंगे चार्ज। तो उसने ओवरऑल बोला W इज इक्वल टू जेड आई टी। ये उसका फर्स्ट लॉ था कि किसी का भी उसके सेल के अंदर वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, करंट कितनी देर दौड़ा और एक कांस्टेंट, इसको बोला इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। तो ये इसका फर्स्ट लॉ था, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दिया उसने। तो फर्स्ट लॉ में आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और व्हेन वी ऐड बोथ द इक्वेशंस वी गेट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्रॉस T, और I क्रॉस T क्या होता है, चार्ज Q, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है भाई, मतलब ये बोला था कि जो वर्क डन होगा, देखो डेफिनेशन देखो, द अमाउंट ऑफ एन आयन डिस्चार्ज दैट इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एट आइदर इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये उसने बोला था, क्या वो यहाँ पे टोटल चार्ज हमारा, ठीक है भाई। तो ये सारी कहानी उसने कहा था, अमाउंट W ऑफ एन आयन डिस्चार्ज। अब इस अमाउंट को W को वर्क डन कह रहे हो, लेकिन ये है कि अमाउंट एक तरह से, कितना अमाउंट, वर्क डन भी तो वही होता है कि कितने लोग कितनी चीजें मिलके काम करेंगी। तो इसको उसने अमाउंट का, कितना अमाउंट वहां डिपॉजिट होगा वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के Q के, और Q क्या होता है I और T, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे क्या हो जाएगा ZIT। तो वहां हमने फैराडे लॉ की एक वीडियो बना रखी है, वहां आप देख लेना। सिंपल सा W इज इक्वल टू ZIT करना था, ये रिलेशन देना था और 2 लाइन लिखनी थी। उसके बाद सेकंड लॉ ने क्या कहा कि भाई इक्विवेलेंट वेट के इक्वल डिपॉजिट होगा। सेकंड जो था उसका, उसने सीधे एक रिलेशन दिया था कि W बाय E ये इक्विवेलेंट वेट है, और ये अमाउंट ऑफ जो भी हमारा आयन है उसका डिपॉजिटेड या फिर रिड्यूस्ड किसके बराबर होगा, चार्ज डिवाइड बाय फैराडे 96500। ये एक रिलेशन दिया था, इसको उसने Q बाय F लिख दो या फिर 96500 लिख लो कि 2 इलेक्ट्रोड है उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो गए डिपोजिशन, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज जो भी हो गया हमारे आयंस, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जिन बच्चों ने वीडियोस देखे हैं ध्यान से, उनके बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, उन्होंने क्वेश्चन किया भी है। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो एक बार वीडियोस देख लेना। बेसिकली मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल कराने के लिए आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो काफी बच्चों ने गलत किया है, बाकी सब चीजें तो आपको आती है, आप आराम से वीडियोस में देख सकते हो। देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट हो जाएगा Z, यहाँ पे जब I और T 1 यूनिट हो जाएंगे तो इसके बराबर हो जाता है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, भाई साल्ट ब्रिज क्या होता है, एक तो सर्किट कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, 2 इसके फंक्शन लिख सकते हो। और साल्ट ब्रिज होता क्या है, यू शेप ट्यूब होती है जो किसी भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज की जाती है। ठीक है भाई, फ्यूल सेल पे लिख दोगे। नेक्स्ट इक्वेशन का बहुत अच्छे से हमने डेरिवेशन किया है, आप आराम से वीडियो में जाके देख लेना, एग्जांपल के साथ कर रखी है, नेक्स्ट इक्वेशन के नाम से वीडियो है वो देखना आप। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन करने के लिए आप सभी से आज मिले हैं। देखो भाई सोल्व आपको ही करना है, मैं कुछ नहीं कराऊंगा, आंसर आप निकालोगे उसके बाद मैच करेंगे। काफी बच्चों ने सही भी किया है, कुछ एक ने कोशिश की है और बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किया है। जो बच्चे 22 23 पे हैं वो वही है जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, अक्सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन इस तरह का आपका आ सकता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड देता है आपको, उसमें एक पैसेज देके बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आप लोग बस पढ़ते नहीं हो। देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग अ जिंक रोड इन 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर रोड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। भाई यहाँ पे ZnSO4 है, यहाँ पे CuSO4 है, ZnSO4 CuSO4, यहाँ पे जिंक रोड डिप कर दी, यहाँ पे कॉपर रोड डिप कर दी, यही कहानी तो कह रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल है तो कनेक्ट कर दी, यहाँ पे कुछ लगा रखा होगा, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक है भाई, ये हमारी सेल तैयार होगी। 1 मोलर कॉपर सल्फेट, इनकी कंसंट्रेशन दी हुई है, ये 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे निकालोगे तब काम आएगा। उसके बाद क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर आर, जिंक का है भाई -0.76 वोल्ट और कॉपर का है 0.34 वोल्ट। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब देखो, अब जो कहानी है हमारी वो क्या कहती है, रिएक्शन क्या होती है। देखो अक्सर रिएक्शन होती है हमारी ये CuSO4 प्लस जिंक ZnSO4 प्लस Cu,
एक अगर हम रिएक्शन को ऐसे लिखे, देखो ये क्वेश्चन बनता है आपका जैम का, नहीं जेईई में कई बार आसान जब आता है तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। पहली बात ये तो हो ही नहीं सकती, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख के आप बता सकते हो, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात, अगर ये ऐसा कर रहा है तो क्या होगा, इससे आपका दूसरा जो एक क्वेश्चन है वहां पे, क्या आप जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में स्टोर कर सकते हो, वो भी क्लियर हो रहा है कि जैसे ही आप उसमें डालोगे जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, मान लो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें जिंक की रो डाल दी तो ये तुरंत जिंक इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहाँ आ जाएगा, मतलब रिएक्ट कर जाएगा। तो आप स्टोर कैसे कर पाओगे, जब रिएक्शन ही हो गई तो इसका मतलब आपने जो स्टोर किया था वो खत्म हो गया। तो पहला जो वो क्वेश्चन है कि आप स्टोर नहीं कर सकते, कुछ एक बच्चों ने कर सकते हैं लिखा, वो गलत है। ये जहां पे रिएक्शन हो गई मतलब स्टोर तो हुआ ही नहीं भाई, रिएक्शन हो गई तो स्टोर कैसे हो सकता है। दूसरा, अगर आपको इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से सोल्व करना चाहे तो देखो, अगर आप ई सेल निकालना चाहो, अगर आप ई सेल निकालना चाहो, ई सेल का क्या फॉर्मूला होता है, ई कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर और माइनस ई स्टैंडर्ड, नहीं प्लस ई स्टैंडर्ड जेड एन, क्या हो जाएगा जेड एन से जेड एन टू पॉजिटिव, यही तो हुआ है। देखो कॉपर प्लस टू से कहाँ गया है, कॉपर में गया है, और ये क्या है जेड एन से जेड एन प्लस टू में गया है, यही तो है। तो कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस जेड एन से जेड एन टू प्लस। अब देखो कितनी कितनी वैल्यूज दी हुई है, इनकी वैल्यूज बताओ। कॉपर टू प्लस से कॉपर जाने की वैल्यू कितनी है, 0. ये दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो ठीक है ये तो रिडक्शन हो रहा है, तो 0.34 वोल्ट। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ देखो -0.76 दिया हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें क्या चाहिए, रिडक्शन, नहीं ये रिडक्शन दिया हुआ है, हो ऑक्सीडेशन रहा है, हम ऑक्सीडेशन चाहिए, तो प्लस कर दो इसको, माइनस को 0.76 वोल्ट, तो ऐड करोगे तो प्लस 1.10 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, आपके पास ई सेल पॉजिटिव आ गई। ई सेल अगर पॉजिटिव है तो माइनस क्या था, डेल जी इज इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन था, मैं बताऊं, डेल जी का ई सेल के साथ क्या रिलेशन था। अगर उस रिलेशन में आप, ये आपका होमवर्क है, उस रिलेशन में आप इस पॉजिटिव की वैल्यू रखोगे तो हमारे जो डेल जी है वो पॉजिटिव आ जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो होल हमारा रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनिटी लूज कर देगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी नहीं। तो क्या बताया था, स्पॉन्टेनिटी के लिए ई सेल हमारी नेगेटिव आएगी, तभी हमारा क्या होगा। अब ये बताओ, चलो इसको भूल जाओ, इसको बाद में आएंगे, गिव्स फ्री एनर्जी का थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वो अलग कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ज्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, सोल्व कर लेना। ये 1.10 वोल्ट आ रही है, मतलब रिएक्शन हो जा रही है, ई सेल पॉजिटिव है, रिएक्शन हो जाएगा जिससे हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है भाई। मतलब डेल जी अगर नेगेटिव होती है, डेल जी अगर नेगेटिव होती है तो रिएक्शन होती है, और डेल जी नेगेटिव कब होगी, जब डेल ई पॉजिटिव होगी। तो डेल ई पॉजिटिव है तो डेल जी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो कैसे स्टोर करेंगे, ये है कहानी सारी। अगर ये हमारे पास नेगेटिव आ जाती तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाती, और ये पॉजिटिव आ जाती तो रिएक्शन नहीं होती, इसका मतलब हम स्टोर कर पाते। लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गई और ये नेगेटिव आ जाएगी, और ये रिएक्शन हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस होगी, इसलिए हम इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, इसी का ये सेल थी। पहला क्वेश्चन था, राइट द हाफ सेल रिएक्शन एंड ओवरऑल नेट रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन भाई क्या है, हाफ सेल का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, बताओ भाई, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही है यहाँ, कॉपर टू प्लस कॉपर में जा रहा है, और जेड एन किस में जा रहा है, जेड एन जा रहा है जेड एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यही तो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और ये बना रहा है कॉपर, और नेट रिएक्शन क्या होगी, जेड एन प्लस यू टू प्लस गिव्स जेड एन प्लस टू प्लस सी यू। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया कि भाई ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये ओवरऑल नेट रिएक्शन। हाफ रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, हमेशा याद रखना। उसके बाद गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंट कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी से करना आपको, ए बी सी, एनोड और फिर ब्रिज और फिर कैथोड। एनोड पे कौन है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट एनोड, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, जिंक पे, तो पहले क्या लिखोगे, Zn से Zn2 प्लस ब्रिज Cu प्लस 2 से Cu, यहाँ पे 1 मोलर, यहाँ पे 1 मोलर, ये हो गया हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं करना।
नेक्स्ट है गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट आल्सो कैलकुलेट ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आ गई थी 1.10 वोल्ट, कर लिया हमने कैलकुलेट। करंट देखो कहां से कहां जाएगा। अगर ये हमारा क्या है, इधर क्या लिया हमने, ये हमारी जिंक रोड थी और ये हमारी मान लो कॉपर है। जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे तो करंट कहां आएगा, करंट इधर से इधर आएगा, कॉपर टू जिंक हो जाएगा। कैलकुलेट द डेल आरजी ऑफ द रिएक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा लेना, वहां पे ई सेल की वैल्यू रख देना, आपका आराम से डेल जी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये आपका केसी निकालना है, मैंने कराया था एलएन केसी की फॉर्म में, ये आपको करके बताना है मुझे। नेक्स्ट देखो द कंडक्टिविटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए केसीएल एट 298 केल्विन। भाई ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। मोलर कंडक्टिविटी का आप सभी को फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1000 डिवाइडेड बाय कप मल्टीप्लाई बाय कप्पा और डिवाइडेड बाय मोलरिटी, सब कुछ आपको गिवन है, इसमें दिक्कत क्या आ गई, निकाल लो। मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू पुट कर दो, क्या दे रखा है 1000 इंटू क्या दिया 248, इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 10⁻⁻² कर लो। 248 से पहले जो पॉइंट्स लगे हुए हैं वैल्यू में, इसको 2 से वो कर लो। उसके बाद क्या बचेगा, हाँ डिवाइड किससे करना है, मोलरिटी दी हुई है हमारे पास 0.20 मोलर, 0.20 मोलर, बस क्या बचा है आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.48 है ना। अब इसको सोल्व कर लोगे, देखो इसमें वैल्यू पुट की है हमने, हमें दिया हुआ था कप्पा दिया हुआ है हमें 0.0248, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 2.48 इंटू 10⁻⁻² में, और ये 0.2 है हमारे पास m 1000 है। सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 124 यूनिट्स क्या आ जाएगी, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स, क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये जिसका ये आंसर है वो बिल्कुल सही है। काफी बच्चों का ठीक है, कुछ एक ने यूनिट्स में गड़बड़ की है कहीं किसी ने, बाकी मैक्सिमम ने ये सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, देखो दिया क्या क्या है हमें, आर दिया है हमें यहाँ पे 1500 ओम, कप्पा दिया है 0.146 इंटू 10⁻⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या दिया हमें, बस ये दिया है। तो आप सभी को पता है भाई कप्पा क्या होता है, कप्पा का एक डेरिवेशन मैंने बताया था कि 1/r इंटू L/A, ये दी हुआ है ना। तो ये वैल्यू हमें, अब हमारे पास L/A की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो L/A की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, L/A इज इक्वल टू कप्पा को R से मल्टीप्लाई कर दो, कप्पा इंटू R, यही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी भी दी हुई है हमारे पास, तो लगा दो वैल्यू पुट कर दो, कप्पा इंटू R, तो कप्पा इंटू R कितना हो जाएगा 0.146 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 1500। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ भाई कितना आ जाएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा L/A की वैल्यू 219 इंटू 10⁻⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स, ये आएगा इसका आंसर। और अगर पॉइंट्स में जाओ तो 0.219 हो जाएगा, 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा आपका L/A की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि लेंथ की सेंटीमीटर और इसकी एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से एक गया, और 1 सेंटीमीटर इनवर्स को क्या कर सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो जाएगा सभी का। चलो काफी बच्चों ने कोशिश की है, अच्छा किया है। न्यूमेरिकल्स के मैंने नंबर ज्यादा काटे नहीं है, जिन्होंने कोशिश कर रखी है उसी को भी नंबर मिला है, क्योंकि आपका फर्स्ट टेस्ट था और आपने एक अच्छा प्रयास किया, इसलिए आपको मार्क्स मिले दिए गए। नेक्स्ट देखो, इन द बटन सेल यूज्ड, ये थोड़ा सा आप बटन सेल को देख के घूम गए होंगे, कुछ नहीं करना है। देखो इसमें रिएक्शन बनेगी, जिंक क्या कर रहा है जिंक 2+ जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देके, पेपर आप सभी के पास है, आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन था
इन द पोटेंशियल यूज्ड इन, चलो मैं ये पेपर स्टार्टिंग में लगा दूंगा, जो भी हमारा वीडियो होगी उसकी स्टार्टिंग में वहां आप आराम से पढ़ लेना। दूसरा क्या हो रहा है कि एजी है, एजी ये बना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या बना रहा है, ये बना रहा है ट्वाइस एजी। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब एक एजी पॉजिटिव है तो एक एजी 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता, तो 2 एजी आएगा, 2 एजी आएगा, बस सारी कहानी इसकी है कि एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो लास्ट में अगर ओवरऑल रिएक्शन हम लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस एजी प्लस, और ये किस फॉर्म में था, एक्वस में, और इसने दिया Zn+2 एक्वस प्लस ट्वाइस एजी। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ये ऑक्सीडेशन ऑफ, ये हमारी रिडक्शन ऑफ। ठीक है भाई, यहां से निकाल लो ई नोट सेल। ई नोट सेल कैसे निकालनी बताई थी, ऐड करना आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, तो सब आपको गिवन है। 0.80 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट ऐड कर दोगे 1.56 वोल्ट आ जाएगी। ये प्लस आ गई हमारी ई की वैल्यू, और डेल जी का आपको सभी को पता है माइनस एन एफ ही होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, माइनस एन की जगह 2 96,500 और ई की वैल्यू आ गई 1.56 वोल्ट। यहाँ से आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाएगी -301.080 और यूनिट्स क्या हो जाएगी भाई, किलो जूल पर मोल। सिंपल सा है, डेल जी का फॉर्मूला वहां भी आपको ये यूज करना है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ, ओवरऑल रिएक्शन, N 2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। ये हमारी ई सेल आ गई, ऑक्सीडेशन दे रखी है, रिडक्शन ऐड कर दो दोनों को चेंज करके, यहाँ डेल जी निकाल गई, आंसर आ गया। ये रिएक्शन भी खत्म। नेक्स्ट था हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, 1 मोल ऑफ Al+3 2 Al। मैंने बताया था एक चार्ज के लिए, एक आयन के लिए, मतलब एक चार्ज के लिए, पॉजिटिव के लिए 1 फेराडे चाहिए। यहाँ 3 चेंज हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो कितना हो जाएगा 3 फेराडे। आपको सीधा 3 फेराडे पे टिक करना है, तो इसका आंसर आएगा 3 फेराडे। एक एल्युमिनियम 3+ को एल्युमिनियम जाने के लिए 3 फेराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2O2 O2। देखो इसकी आपको थोड़ी रिएक्शन पता होना चाहिए। हम H2O बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इधर देखो H2O कैसे फॉर्म होता है, ट्वाइस H++ हाफ O2। ये रिएक्शन ही होती है बैलेंस, जो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करके जब हम बनाते हैं तो ये वाली रिएक्शन होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2 का, 2 H पॉजिटिव बने ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 फेराडे, 2 फेराडे चार्ज। तो इसमें आपको 2 फेराडे पे टिक लगा देना था कि 1 मोल वाटर को O2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 फेराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। चलो इस तरह से हमारा ये पेपर क्लियर हुआ। लास्ट वाला जो था कि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक को क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में स्टोर कर सकते हैं, तो वो हम स्टोर नहीं कर सकते। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये जो टेस्ट का सॉल्यूशन, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बाकी सब क्वेश्चन मैंने भी एक टेस्ट लिया था इसलिए कराए आपको, ताकि रिवाइज हो जाए, अदरवाइज उनमें कुछ था नहीं, आप वीडियो देख के कभी भी उसको सोल्व कर सकते थे। न्यूमेरिकल्स कुछ नए थे, मैंने कराए। स्टार्टिंग की जो 2-3 मिनट में मैंने बातें बताई आपको, वो आपको सीरियसली फॉलो करनी है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब इस लॉकडाउन के टाइम में स्कूल बहुत जल्दी खुलने नहीं वाले हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा साथ दो, ताकि हम एक अच्छे से, हमारा सिलेबस बहुत ही विद इन टाइम, हम ऑफलाइन क्लासेस से भी जल्दी और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपका केमिस्ट्री का सिलेबस करा दूंगा, अगर हम ऑनलाइन एक तरह से जुड़ पाए। क्योंकि अब मुझे भी लगता है कई बार मैं लंबे लेक्चर देता हूँ कि पता नहीं बच्चों को समझ में आया होगा या नहीं, इसलिए मैं रुक भी जाता हूँ, टाइम देता हूँ कि अगले दिन फिर से वो लेक्चर देखें। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होता हमारा जब तक फिजिकल इंटरेक्शन ना हो, और ऑनलाइन क्लासेस जब से ही लाइव चलेगी तब ये सब हो जाएगा। तो आप लोगों को फिर से याद दिलाऊंगा कि सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, ताकि हमारे पीछे एक फिजिकल इंटरेक्शन सेटअप हो और लाइव आ सके। तो बच्चों आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, केमिकल काइनेटिक्स की शुरू कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।